नहीं, NRC 370 इन मामलों पे भी नाराज़गी है क्या आपको? नहीं, नाराज़गी तो गुजरात हत्याकांड से ही है, लेकिन उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना जो कहना था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो आपको पता है जो कर रही है, 2014 इशारों पे कर रही है वो, जो कुछ कर रही है वो तो सबको उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, तो कांग्रेस की सरकार में भी तो आप, कांग्रेस भी जैसी सरकार है, आपको पता है कांग्रेस में भी RSS के लोग हैं। आज जो बीजेपी में 135 MP बताते हैं कांग्रेस के, क्यों गए वो कांग्रेस में? क्योंकि उनकी विचारधारा पहले से ही उन लोगों से मिलती थी, लेकिन जब अवसर था पावर का, आप मान के चलते हैं मोदी जी का हाथ था गुजरात दंगों में। हाथ, आप ये बताइए, ही वॉज द हेड ऑफ दैट स्टेट। एग्जैक्टली, उसका हाथ नहीं था, हम ये मान लें, एक मिनट हम ये कल्पना कर लेते हैं कि उनका हाथ नहीं था जी, वो रोक तो सकते थे ना। जब हेड ऑफ द स्टेट रोकेगा नहीं था। मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोदी जी का, मोदी जी ने कहा भाई मैंने इसको रोकने के लिए दूसरे राज्यों से फोर्स बुलवाई, दूसरे राज्यों ने मना कर दिया, ऐसा मैंने शायद कोई इंटरव्यू देखा था। देखिए, एविडेंस, मोदी क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो एविडेंस है, गुजरात फाइल्स खोल के देख लीजिए, या जो और 2-3 किताबें गुजरात पे आ गई वो पढ़ लीजिए, वो सारे इनके खिलाफ जाते हैं। तो जो गुजरात दंगे वो मुस्लिमों के खिलाफ हुआ, हिंदुओं के प्रति भी थोड़ी सी दया भावना हो? नहीं, उसमें तो हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं थी भाई। ट्रेन में आग लगती है, लोग मरते हैं, आज तक भी ये प्रूव नहीं हुआ कि वो 55 लोग जो मरे वो कार सेवक थे। 16 आदमियों ने मुआवजा उठाया 55 में से कार सेवक का। बाकी कौन थे? 55 को क्यों कार सेवक बना गया? फिर अगर एक हादसा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हादसे को लेकर और शहर के बीचों बीच में लाशों को पब्लिक के सामने डाल दो, इसका मतलब तो आप पब्लिक को भड़काना चाहते हैं ना। फिर आपने थोड़ा सा इस पे कुछ आंदोलन वगैरह कुछ किया? नहीं, हमारे यहाँ तो आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन इसका विरोध तो किया लोगों ने, विरोध भी किया, लोग बोले भी, लोगों ने लिखा भी, बहुत सारे लोगों ने लिखा। लेकिन अब जिसके पास पावर है वो सुनता कहाँ? मतलब ना तो आपकी कांग्रेस ने सुनी, तो ना मोदी जी ने सुनी। नहीं, कांग्रेस सुनती तो दंगे ही नहीं होते। कितने दंगे हुए हैं 1947 के बाद अब तक? कितने? मुरादाबाद कांग्रेस के टाइम हुआ, मेरठ, हासिमपुरा, जमशेदपुर, कितने दंगे हुए। कांग्रेस अगर दंगों में एक्शन लिया जाए, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानती? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 77 में मुस्लिम्स ने ही बड़ा रोल अदा किया कांग्रेस को बाहर करने का। मुस्लिम्स ने ही बड़ा रोल अदा किया था, कांग्रेस को बाहर कर दिया था जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जनता पार्टी ने क्या दिया मुस्लिम्स को? उसने भी कुछ नहीं दिया। सिर्फ मुस्लिम को वोटर बैंक बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हर पार्टी, बिल्कुल शुरू से ही वोट बैंक बनाया जा रहा है, मतलब नेशनल पार्टी भी और क्षेत्रीय पार्टी भी। सिर्फ ये मुलायम सिंह यादव आया जी, और उन्होंने कहा कि भाई जितने नाजायज़ बच्चे केसेस में फंसे हुए जेल में उनको कर दूंगा, रिहा कर दूंगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो अपना वादा भूल गए। और लोगों ने भी ऐसा ही किया। केजरीवाल को बड़ा रोल अदा किया मुस्लिम्स ने बनाने में, बहुत ज़्यादा। और अब उसने दिल्ली दंगों में क्या किया? ना एक्शन मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहा, जबकि एविडेंस ये कहते हैं कि यूपी तक से लोग आए और वहाँ दंगा किया लोगों ने। तो कोई अपने डिफेंस में भी हथियार नहीं उठाएगा क्या? डिफेंस तो आप, मैं, कोई भी हो, डिफेंस तो करेंगे ना, जो जिसमें दम होगा। जिसमें नहीं होगा वो भाग जाएगा या मर जाएगा जी। अब आप डिफेंस करने वाले को तो एक्यूज्ड बना रहे हैं, और जो लोग बाहर से आए हैं, ये वकील साहब बैठे हैं, कोई मेरे घर पे आकर मुझे धमकाता है या मुझे मारता है तो केस उस पर ये भी बनेगा कि इसने उसके घर जाकर दंगा किया। तो जो लोग यूपी से आए और उन्होंने वहाँ आकर दंगा किया, पहले तो केस उन पे बनना चाहिए। एक्यूज तो वो है ना असली। हम अगर एक्यूज्ड हैं, मान लो हमने अपने डिफेंस में किसी को मार भी दिया, एक्यूज्ड हैं, लेकिन हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर वालों को तो आप पकड़िए ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जी, एनआरसी क्या है, और CAA क्या है, आपको खूब पता है। आसाम में जो कुछ हुआ है, आज वही लोग जिन्होंने आसाम में NRC के लिए आंदोलन किया था, वही ये कहते हैं कि हमें इस गंभीरता का पता नहीं था, वरना हम ये आंदोलन नहीं चलाते। और अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। और जो वहाँ NRC हुआ है,
16,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। पूरी सरकारी मशीनरी उसमें लगी रही और जो लोगों की भागदौड़ हुई है 2-2 हज़ार मील दूर अपने कागज़ पूरे करने के लिए, तो क्या पूरे देश में आप लागू करेंगे वो, तो क्या पूरा देश स्टैंड स्टिल नहीं हो जाएगा? क्या पूरे देश के सारे काम नहीं रुक जाएंगे? लोग तो कागज़ पूरे करने में लगे रहेंगे और कागज़ पूरे होंगे नहीं। जो इन्होंने रूल बनाए, जिस तरह के कागज़ मांगे, वो तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। और होंगे तब भी उनका जज है, उसकी मर्जी है, जो वो अदालतों की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी हम अदालतें बनाएंगे और उसमें जज बिठाएंगे, वो फाइनल फैसला करेगा। तो वो जो उस जज की जो मांग है, जो चीज़ें वो चाहता है जी, उसकी मर्जी है, वो उसको माने ना माने। ये आसाम में हुआ ही है कि एक औरत ने अपने ज़मीन के कागजात दे दिए, अपने जन्म का प्रमाण पत्र दे दिया, इसके बाद भी उसने कह दिया नहीं अपनी पूरे नहीं है। ये कह दिया कि ज़मीन के कागज़ भी किसी का सिटीजन होने का प्रमाण नहीं है। फिर क्या प्रमाण है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ज़मीन है, मेरी पैटर्नल ज़मीन है मेरे पास, तो क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास ज़मीन है लेकिन ये आपका नागरिक होने का प्रमाण नहीं है? तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ ने, ज़मीन अगर हमारे नाम होगी तो कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे ना उस ज़मीन के? भाई नहीं, डॉक्यूमेंट तो दिए उसने, उस औरत ने डॉक्यूमेंट्स दिए, इसके बावजूद भी नहीं कहने लगा। जज ये कहता है कि ज़मीन के कागजात भी किसी के सिटीजन होने के प्रमाण नहीं है। ये कैसे हो सकता है, आप बताइए। ओके, तो सर एक पर्सन आया मेरे सामने कि मेवात के अंदर बहुत सारे हिंदू घर छोड़ के चले गए, पलायन करके। इसका कारण क्या है? बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है। देखिए, मेवात से कोई पलायन नहीं हुआ, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। मेवात का जो समाज है वो एक कृषि प्रधान समाज है। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्गों की जो कथाएं हम सुनते हैं या गाँव का जो इतिहास पढ़ते हैं, बगैर 7 कौमों के गांव नहीं बसता था। मेव किसान और उसके साथ जो सेवक जातियाँ थीं, जिन्हें हम टहलवा कहते हैं। हालांकि अब ये बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन ये जो टहलवा शब्द है ये श्रमिक है। श्रमिक का मेवाती ट्रांसलेशन है। जो शर्म करने वाली, शर्म करती थी, मेहनत करती थी कौमें, वो एक जमींदार के साथ लगी हुई थी। जैसे महादलित है, उसका काम सफाई था, वो सफाई करता था। चरमकार है, उसका काम जूते बनाना। जूतियाँ क्योंकि सख्त ज़मीन थी, हल बैलों से चलते थे, तो ये जो जूते हैं ये कामयाब नहीं थे, तो वो चमड़े की मजबूत जूतियाँ बना, ये उसका काम था। लोहार, उसका वो जो फाल होता है हल्का, वो बनाता था। दरात, खुरपे, फावड़े वो बनाता था, वो उसका काम था। जमींदार के साथ नाई का काम था, भाई कब वो आपके बाल काटता था, नाखून भी काटते थे पहले। इसी तरह से कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, और एक बनिया था। सबको एक काम दे दिया गया, सबका काम था, और वो सारा काम कृषि से अटैच था। एक बनिया होता था जो कर्जा देता था, सूद उस पर लेता था, फसल वो ही खरीदता था। उस गांव की फसल एक तरह से उसके पास एकाधिकार था, वो ही खरीदता था और वो ही बेचता था। अब आप देखिए हुआ क्या है, बैंक खुले, सहकारी बैंक खासकर, तो बनिए का सूद ब्याज का काम बंद नहीं हुआ तो स्लो हो गए। मंडियाँ खुली, सरकार ने डायरेक्ट अनाज खरीदना शुरू किया, बनिया का एकाधिकार खत्म हो गया। मॉडर्न एजुकेशन आया, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS बनने लगे, तो बनिए ने सोचा कि अब गांव में तेरा धंधा भी नहीं रहा, बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो गांव से कस्बे में आ गया। कस्बे में आने के बाद भी उसका जो बोर्ड है वो लिखेगा कि सुरेश चंद्र बनारसी वाला, जो उसका पिछला गाँव। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उस गांव के जो उस आदमी है वो ज़्यादातर सामान जो उसके पास मिलता उसी से खरीदेगा। दूसरी बात यह है कि अगर उस बनिए का किसी दूसरे बनिए से झगड़ा भी हो गया, तुरंत वो अपने गांव मैसेज देगा, लोग लठ लेके उसके फेवर में आ जाएंगे। आप इसको कैसे पलायन करें? वो शहर से अगर उसने अच्छे पैसे कमा लिया, उसका बेटा IAS हो गया या और कोई अच्छी पोस्ट पे दिल्ली लग गया और वो दिल्ली सेटल हो गया, अब ये पलायन तो नहीं हुआ।
लेकिन एक चीज़, जो ये आप पूरा सुनिए मेरा, जी, इस मुद्दे पे मैं पूरा बोलना चाह रहा हूँ। जी अब एजुकेशन आया, विज्ञान आया, टेक्नोलॉजी आई, जमींदारा टेक्निकल हो गया, ट्रैक्टर आ गया, हल खत्म हो गया, तो लोहार बेरोजगार हो गया। अब वो उसको बच्चों का पेट तो भरना है ना, उसने शहर का रुख किया कि शहर में ये है कि एक गांव के बजाय 10 गांव से अब तो उसके पास दरांत खुरपे फावड़े रह गए, और उसका भी क्या हुआ कि थ्रेशर आ गए, कंबाइन आ गए, अब दरांत की भी ज़रूरत कम हो गई। तो उसे पेट तो भरना है, उसने वो शहर आ गया। कई लोगों ने वही काम जारी रखा, जिनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, पढ़ गए, उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा ली, किसी ने बड़ी लगा ली, उसके पास और पैसे आ गए। इसी तरह से कुम्हार है, उसके अब स्टील के बर्तन आ गए, प्लास्टिक के आ गए। हर आदमी आजकल पढ़ा लिखा, तो उसको स्टैंडर्ड भी चाहिए। मिट्टी के बर्तन कौन यूज़ करे? अब कुम्हार क्या करेगा? वो शहर में गया, उसने खिलौने बनाने शुरू कर दिया, या मिट्टी के फ्रिज बनाने शुरू कर दिए, या डेकोरेशन की चीज़ें आधुनिकता के कारण वो आधुनिकता के कारण और बेरोजगारी के कारण, क्योंकि जमींदारा टेक्निकल हो गया था, इसलिए जितनी भी श्रमिक जातियाँ थी उन्होंने शहरों का रुख किया अपना पेट भरने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, या बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिलवाने के लिए। मेरा गांव यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है, रमज़ान का गांव यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। हम क्यों यहाँ आए? हमारी अपनी ज़मीन है, ज़मींदारा है हमारा, इनका भी बड़ा ज़मींदारा है, और ये सब लोग ज़मींदार हैं, अपना खेत भी देखते हैं। हम इसलिए आए कि गांव में शिक्षा का इतना, हालांकि मेरे गांव में पहले प्राइमरी स्कूल था, अब मिडिल स्कूल है, कहने का मतलब यही हो ना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पेट भरने के लिए लोग शहरों की तरफ आए। मैं इसको सिर्फ हिंदू ही क्यों गए, मुस्लिम नहीं गए क्या? नहीं, ऐसा जो 7 कास्टें हैं उनमें कहीं 3 हिंदू 4 मुस्लिम है, कहीं 4 हिंदू 3 मुस्लिम है। कुम्हार हिंदू है, नाई कहीं मुस्लिम है, कहीं हिंदू है, दलित, आप भी हिंदू हैं जी? जी। महादलित और चरमकार जी, वो हिंदू हैं, जी। लोहार, सक्का, फकीर वो मुस्लिम हैं, वो भी गए और वो भी गए। मेव तो मुस्लिम है, मेव भी गया। तो आप इसको प्लान तो कह ही नहीं सकते। आप ब्रेन ड्रेनेज तो कह सकते हैं, ब्रेन ड्रेनिंग टुवर्ड्स टीज, ओके। लेकिन इसको प्लान नहीं कह सकते। जिस तरीके से हम अपने गांव से निकले, पिताजी नौकरी लग गए, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, इसलिए हम गांव से निकल के शहर में आ गए, यही आपका कहना है? बिल्कुल